सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल उर्दू कॉर्नर को और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरे वालिद साहब ने पंजाब और लाहौर की इतनी कहानियां सुनाई थी कि हम तीनों बहन भाइयों के दिल में अपना वतन और ख़ास तौर से लाहौर देखने का बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया था। हम लोग बहरीन के शहर मनामा में पैदा हुए थे और वहीं पले बड़े थे। पापा ने कभी हमें पाकिस्तान नहीं जाने दिया, जबकि हम तीनों बहन भाई खुद पापा और मामा ना सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि यूरोप के कई मुल्कों की सैर कर चुके थे। पाकिस्तान आने से मना करने की वजह यह बताई गई थी कि वहाँ उनकी दुश्मनियाँ चल रही थी और हमें वहाँ ख़तरा है। हालांकि पापा पंजाब से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्होंने हमें इसके बारे में इतना बताया था कि हमें पंजाब के एक एक गोशे से वाकफियत हो गई थी। हमारे ख़ानदान का ताल्लुक ढाबे सिंह के एक बड़े ज़िम्मेदार घराने से है जो अब सफदराबाद कहलाता है। ज़िम्मेदारों की ज़िंदगी आम लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ होती है, जिसकी तफसील भी मेरे वालिद साहब से ही मालूम हुई थी। वो जब भी अपने ख़ानदान की बातें करते तो उनके लहजे में बड़ा प्यार होता। उन्होंने अपना घर अपना वतन क्यों छोड़ा, इसकी तफसील ज़रा लंबी है जो बाद में बताऊँगा। मेरी मामा का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, लेकिन वो बचपन में अपने वालिद साहब के साथ इंग्लैंड चली गई थी। वहीं उनकी शादी मेरे पापा से हुई। इसके बाद बहुत से मरहलों से गुजरकर पापा बहरीन में सेटल हो गए। यहाँ उन्होंने जैतून और मूंगफली का तेल बनाने वाले एक कारखाने में मुलाजमत की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल मैनेजर के ओहदे तक पहुँच गए। पाकिस्तान में उनका पूरा ख़ानदान मौजूद था। उन्होंने बेशक हमें पाकिस्तान नहीं आने दिया, लेकिन खुद बाकायदगी से पाकिस्तान जाते थे। उसकी बड़ी वजह हमारी दादी साहिबा थी जो मंजिले ताया के पास रहती थी। फिर कुछ जायदाद और ज़मीनों वगैरह के मामलात भी थे जो शायद उलझे हुए थे और दादा साहब के इंतकाल के बाद मज़ीद उलझ गए। उसी दौरान दादी साहिबा बीमार हो गई। बीमारी ने कुछ ऐसी पेचीदगी इख्तियार की कि वो कोमा में चली गई और अब तकरीबन 8 साल से वो कोमा में थी। दादा के इंतकाल के 2 साल के बाद बड़े ताया का भी इंतकाल हो गया। फिर मंजली ताई भी अल्लाह को प्यारी हो गई। इन सब की औलादें थीं जिनसे हम लोगों की सिर्फ नाम की हद तक वाकफियत थी। बहरहाल मैं अपने पाकिस्तान आने की वजह बता रहा था। पापा कोई 2.5 महीने से गायब थे। वो मामूल के मुताबिक पाकिस्तान आए थे। आमतौर पर वो पाकिस्तान में 10 या 15 दिन ही रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें पाकिस्तान गए 2.5 महीने गुजर चुके थे और उन्होंने अपनी कंपनी से कोई राब्ता किया ना ही हमसे। हमारी परेशानियां अरूज पर पहुंच गईं। तो फिर मेरे पाकिस्तान जाकर मालूमात करने का फैसला हुआ, क्योंकि बड़े भाई सरफराज अहमद खान को लाख कोशिश के बावजूद उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। मंजले ताया साहब से राब्ता किया तो उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया। आखिरकार मैं पाकिस्तान चल पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल ताया मुमताज़ अहमद खान और उनकी दोनों बेटियों हिरा और सुल्ताना ने किया। ताया साहब बड़ी मोहब्बत से मुझसे गले मिले। हिरा और सुल्ताना ने भी मुसर्रत का इजहार किया और मैं उनके साथ उनकी कीमती कार में बैठकर चल पड़ा। सुल्ताना कार ड्राइव कर रही थी। ताया साहब बिल्कुल खामोश बैठे थे। वैसे भी चेहरे से वो मुझे हद से ज़्यादा संजीदा महसूस हुए। लड़कियां भी कुछ अजीब सी लगीं। मैं पापा के लाहौर को देखता सफ़र करता रहा। फिर कार तवील सफ़र तय करके समनाबाद के एक मकान में दाखिल हुई। ये मकान खासा रवायती सा था। इसका थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ था, लेकिन यूं लगता था जैसे इसकी तामीर भी 25 साल पहले हुई हो। दीवारों पर रंगो रोगन ख़त्म हो चुका था। जगह जगह सीमेंट उखड़ा नजर आता था, जिससे बदसूरत ईंटें झांकती नजर आ रही थी। कार से उतरकर हम घर में दाखिल हुए। मैंने अपना सूटकेस खुद उठा लिया। ताया साहब ने लड़कियों से कहा, तुम दोनों इन्हें कमरे में पहुंचा दो और इनकी ज़रूरतें इनसे पूछ लो। शहाब मियाँ, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, दोपहर के खाने पर मिलेंगे। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर एक तरफ मुड़ गए। हिरा और सुल्ताना ने मुझे साथ आने के लिए इशारा किया और फिर कमरे की तरफ रुक गई। ये कमरा आपके लिए मुंतखब किया गया है, आइए। हिरा ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन नीम तारीक और सादा था। फर्श पर कालीन तक नहीं था। एक तरफ पुराने स्टाइल की मसहरी पड़ी हुई थी। इससे कुछ फासले पर एक पुरानी तर्ज का सोफ़ा मौजूद था। लकड़ी की एक खूबसूरत अलमारी दीवार में फिट थी, जिसमें दीमक लगी साफ नजर आ रही थी। इसमें अलमारी में ड्रेसिंग टेबल भी बनी थी, जिसमें एक बड़ा सा आईना लगा था, जिसकी आप जगह जगह से खराब हो चुकी थी। मैंने ठंडी सांस लेकर सूटकेस एक तरफ रख दिया। शहाब भाई, आप आराम करें, वो गुसल खाने का दरवाज़ा है। अगर गुसल करना चाहें तो कर लीजिए। मैं हमीदा को भेज रही हूँ और वो आपके कपड़े वगैरह अलमारी में रख देगी। नहीं, मैं गुसल की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। ये हमीदा कौन है? मैंने पूछा। नौकरानी है हमारी। ठीक है, मगर आप अभी उस नौकरानी को ना भेजें, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं एक सोफे पर बैठकर बोला।
ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, हीरा ने कहा और फिर दोनों पलटकर वहां से चली गई। मैंने नज़र उठाकर दरवाजे को देखा और फिर झुककर जूतों के फीते खोलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के माहौल और यहाँ की फ़िज़ा में कोई ऐसी ख़ास बात है जो जहन पर बोझ बनी है, लेकिन इस ख़ास बात का तज्जिया करना फौरी तौर पर मुश्किल था। एक बोझल सा एहसास था। मैंने जूते उतार कर एक तरफ सिरकाए ही थे कि अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा और फिर नज़रें ड्रेसिंग के शीशे की तरफ उठ गई। मैं दंग रह गया। शीशे में सामने ऊंची दीवार में बने हुए रोशनदान की झलक नजर आ रही थी। इस बड़े से रोशनदान से दो आंखें मुझे देख रही थी। वो खौफनाक और भयानक आंखें जो आम आंखों के साइज से काफी बड़ी थी। वो बिल्कुल सफेद थी और उनमें पुतलियों का निशान भी नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, अचानक वो सरसराहट दोबारा सुनाई दी और फिर रोशनदान से कोई चीज बाहर निकल आई और मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। वो काफी बड़ी चमगादड़ थी जो पर फैलाकर कमरे में चकराने लगी। अलबत्ता वो छत के करीब थी और किसी कदर बेचैन नजर आ रही थी। फिर एक बार उसने अलमारी की तरफ गोता लगाया और जोरदार आवाज के साथ अलमारी से टकराकर नीचे गिर पड़ी। मैंने खौफ के आलम में दोनों पांव ऊपर समेट लिए और दहशत भरी नजरों से उसे देखने लगा। चमगादड़ जमीन पर गिरी थी। उसका चेहरा मेरे सामने था, जिसे देखकर दर हकीकत मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वो सफेद और बड़ी आंखें उस चमगादड़ की थी जिन्हें मैंने रोशनदान के दूसरी तरफ देखा था, लेकिन उसका बाकी चेहरा भी नाकाबिले यकीन हद तक मंजर पेश कर रहा था। वो बिल्कुल इंसानी चेहरा था, एक छोटा सा इंसानी चेहरा जो नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। चमगादड़ एक बार फिर फिजा में बुलंद हुई और छत की बुलंदियां तक पहुंच गई। छत के करीब दीवार में 3 रोशनदान थे, जिनमें से एक तक वो पहुंची और फिर पर समेटकर बाहर निकल गई। मैं देर तक उस रोशनदान को तकता रहा और फिर गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने लगा। कमाल की जगह है, ये घर है या भूतघर, हर चीज निराली है। हालांकि एक बारौनक इलाके में है। यहाँ तक आते हुए मैंने घर के सामने की रवादार सड़क को देखा। कुछ लम्हे मैं सोचता रहा, फिर शाने झटक कर उठ खड़ा हुआ। अजीब सी जगह है, लेकिन कुछ वक्त तो तवक्कुफ करना था। ताया साहब से पापा के बारे में तफसील लेनी थी। दिल में हमारे खानदान के लिए बड़े जज्बात थे, लेकिन शायद मैं इस घर में कयाम न कर सकूं। कोई होटल वगैरह देखना पड़ेगा। मैं अपनी जगह से उठकर उस बड़ी खिड़की तक पहुंच गया जो सामने नजर आ रही थी। इसमें बड़े बड़े शीशों वाले पट थे। पर्दा हटाकर मैंने एक पट खोला और बाहर का मंजर देखकर एक बार फिर हैरान रह गया। ये जगह तो बाकायदा जंगल मालूम हो रही थी। सामने बदसूरत और टेढ़े मेढ़े दरख्त खड़े थे। उनके सूखे पत्तों के अंबार हर तरफ बिखरे थे। बहुत वसी जगह थी। काफी फासले पर ईंटों की एक ऊंची सी दीवार नजर आ रही थी, जो शायद दूसरे घर की दीवार थी और यही दीवार इस घर के अहाते का काम देती थी। खिड़की से दूर तक नजर आ रहा था। दरख्तों का यह सिलसिला काफी दूर तक चला गया। मैंने हैरानी से सोचा कि ये इतना वसी और ये जमीन क्या इसी घर के हिस्सा है। मेरे कमरे से कोई 20 गज के फासले पर एक अजीबोगरीब जगह बनी थी, बहुत ही नीची छत वाली, इंतहाई बोसीदा और पुरानी। इस तामीर की वजह समझ नहीं आ रही थी, न जाने क्यों बनाई गई थी। इसके आसपास की जमीन भी सूखे पत्तों से अटी हुई थी। देर तक मैं खिड़की से बाहर का मंजर देखता रहा, फिर कोई आहट सुनकर चौंका। पलट कर देखा तो एक मुलाजमा नजर आई। उम्र कोई 30-32 साल होगी, रंग सांवला और कद लंबा था। छोटे साहब चाय लाऊं? उसने पूछा। नहीं, ये चाय का वक्त तो नहीं, मैंने कहा। कोई और जरूरत हो तो बता दीजिए, आपके कपड़े अलमारी में लटका दूं? अभी रहने दो, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हारा नाम हमीदा है? मैंने पूछा। जी छोटे साहब। हमीदा, ये जो पीछे दरख्त हैं इनमें चमगादड़ें रहती हैं? मैंने बेख्तियार सवाल किया और हमीदा के चेहरे पर हैरानी थी। रहती तो नहीं है, कभी कोई आ जाती होगी तो मुझे मालूम नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं साहब जी? कुछ देर पहले एक चमगादड़ इस रोशनदान से अंदर घुस आई, काफी बड़ी थी। ऐसा तो पहले नहीं हुआ छोटे साहब, मैं रोजाना कमरे की सफाई करती हूँ, मैंने कोई चमगादड़ कमरे में आती नहीं देखी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल तुम जा सकती हो। हमीदा खामोशी से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो रुकी और मुझे पलट कर देखा। उसके होंठों पर शौक सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी और आंखों में गैर मामूली चमक। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फिर मैं उलझ गया। हमीदा इस तरह मैंने खेज अंदाज में क्यों मुस्कुराई थी, मुझे समझ नहीं आया। इसी अधेड़ बुन में वक्त गुजरता रहा। इन लोगों के रवैये, इसके बाद फैसला करूंगा कि पापा की तलाश के लिए क्या कर सकता हूँ। पापा के तस्वुर के साथ दिल में बेचैनी हो गई। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होंगे। ताया साहब ने अच्छा रिसेप्शन दिया था, लेकिन बुरा भी नहीं था।
एयरपोर्ट गए थे, वहाँ गले लगाया था। दोनों कज़नें भी अच्छी तरह मिली थी, लेकिन ताया साहब ने अभी तक पापा का नाम एक बार भी नहीं लिया था, जबकि वो जानते थे कि मेरी आमद इसी सिलसिले में हुई है। बेशक कुछ वक्त नहीं गुजरा, लेकिन लगन भी कोई चीज़ होती है। एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में तज़किरा हो सकता था। शायद यही बात मेरे दिल में गिरा बन गई और मैं कुछ अजीब अजीब सा महसूस करने लगा। मैं थोड़ी देर इन्हीं सोचों में गुम रहा, फिर मैंने फैसला किया कि बाहर निकलूं। कमरे में घुसे रहना बेवकूफ़ी है। जिस काम से आया हूं उसका आगाज़ करूं। सूटकेस खोलकर घर में पहनने का लिबास निकाला और गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। कदीम तर्ज का गुसलखाना था, लेकिन शुक्र था कि हर चीज़ वर्किंग आर्डर में थी। मुंह हाथ धोया, बाल संवारे, लिबास तब्दील किया और फिर तैयार होकर गुसलखाने की तरफ बढ़ा ही था कि निस्वानी हंसी सुनाई दी। आवाज़ मेरे पीछे से आई थी। मैं बेख्तियार चौंक कर पलटा, पीछे कुछ नहीं था। हाँ, एग्जॉस्ट फैन के नीचे सफ़ेद रंग की एक छिपकली नजर आई, जो मेरे पलटते ही बिजली की तेजी से बाहर चली गई। मुमकिन है आवाज़ गुसलखाने के पीछे से आई हो, हिरा या सुल्ताना में से कोई हो। मैं दरवाज़ा से बाहर निकल आया, लेकिन एक बार फिर मुझे चौंकना पड़ा। सुल्ताना सामने सोफे पर बैठी थी। उसने मुझे देखा और यूं मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी के तासुरात उभरे हों। आप कब आई? मुझे तो आपके आने की आहट भी सुनाई नहीं दी, मैंने कहा। दिल चाहा था कि आपसे पूछूं कि क्या आप हंसी थी, लेकिन यह सवाल बिल्कुल अहमकाना होता, इसलिए यह सवाल नहीं की। मैं बस अभी अभी आई हूँ। बाहर चलेंगे या आराम करेंगे? नहीं, आराम तो मैं पहले भी नहीं करना चाहता था। अब्बू इंतज़ार कर रहे थे मुझे ये देखने के लिए कि भेजा कि आप आराम तो नहीं कर रहे, वो कहने लगी। जी अच्छा, मैंने कहा और स्लीपर पहनकर उसके साथ बाहर निकल आया। कुछ कैसा लगा आपको घर हमारा? सुल्ताना ने राहदारी में चलते हुए पूछा। कुछ अजीब सा, मैंने कहा। हाँ ये तो है, वो बोली। आप कितने अरसे से यहाँ रहती हैं? बाद में बताऊंगी, पहले आइए, उसने कहा और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। यहाँ ताया साहब मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल किया और बोले, यहाँ बैठोगे या पहले दादी से मुलाकात करोगे? जैसा आप पसंद करें ताया जी। आओ पहले तुम्हारी उनसे मुलाकात करा दूं, इसके बाद खाना खाएंगे। वो अपनी जगह से उठ गए और हम तीनों कमरे से बाहर निकल आए। पूरी इमारत एक ही सी थी। हम अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े, फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरा बड़ा था, मगर वो भी दूसरे कमरों की तरह ही था। फर्श कालीन से बेनियाज था, दरवाजे खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। एक मसहरी यानी चारपाई पर दादी अम्मा दराज थी, जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि 8 साल से कोमा में हैं। उनके बेड के पास मेडिकल ट्रीटमेंट के आलात मौजूद थे, एक ड्रिप स्टैंड, ईसीजी मशीन और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। मैं दादी अम्मा के करीब पहुंच गया और उनकी सूरत देखने लगा। ये मेरे पापा की वालदा थी। मैंने उनकी तस्वीरें देखी थी और अब असली शक्ल में पहली बार देख रहा था। दुबली पतली, नरमो नाजुक सी, दूध जैसा सफ़ेद रंग, दिलकश नकूश, खामोश चेहरे पर एक अजीब सी नरमी, होठों पर मध्यम सी कुदरती मुस्कुराहट, आंखें बंद थी और वो बेसुध नजर आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा और फिर चंद ही लम्हों के बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और हीरा कुछ चीज़ें उठाए अंदर दाखिल हुई। दादी अम्मा को फीड कराने का वक्त हो गया है, ये जिम्मेदारी हीरा ने संभाली हुई है, सुल्ताना ने कहा और हीरा की मदद करने लगी। ताया अब्बू ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने तस्वीरों में तो इन्हें देखा होगा। जी हाँ ताया अब्बू, बस अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी अता की है गुजार रही हैं बेचारी। बहुत ही खुश मिजाज और नेक दिल खातून थी। पूरी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी, कभी उफ तक नहीं की। ताया अब्बू आंखें खुश करने लगे। हीरा अपने काम में मसरूफ़ थी। सुल्ताना एक खिड़की का पर्दा दुरुस्त करने चली गई। ताया मुमताज़ अहमद खान आंखें खुश करके गर्दन झुकाकर बैठ गए। मेरी निगाहें दादी अम्मा के पुरनूर चेहरे पर जमी थी। अचानक मैंने उनके पपोटों में जुम्बश देखी और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। मैं पूरे होशो हवास में था और दादी अम्मा के बारे में सोच ही रहा था। उन्हें आंखें खोलते देखकर मैं दंग रह गया। मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं थी, मगर इतना मैं ज़रूर जानता था कि कोमा में जाने वाला इस तरह आंखें नहीं खोल सकता। मैं हैरानी से उन्हें देख ही रहा था कि दादी अम्मा के होंठ भी फड़फड़ाए और फिर उनके होंठों पर एक प्यारी मुस्कुराहट उभरी। उनकी आंखें मेरी जानिब उठी थीं। मैं आगे बढ़कर जल्दी से उनकी मसहरी पर बैठ गया और उनकी कलाई पकड़ ली। हीरा जो उनके लिए फीड तैयार कर रही थी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। अलबत्ता दादी अम्मा ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। हीरा अपना काम करके वापस पलटी और उसने दादी अम्मा की नाक में नलकी उतारना शुरू कर दी। मैंने गौर से दादी अम्मा का चेहरा देखा, फिर हीरा से कहा, अभी इन्होंने आंखें खोली थी और मुस्कुराई भी थी। हीरा ने निगाहें उठाकर मुझे ताज्जुब से देखा और बोली, कौन, दादी अम्मा? हाँ भाई, इन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा था। मेरे इन अल्फाज को सुनकर ताया साहब और सुल्ताना भी मेरी तरफ मुतवज्जो हुई।
मैंने उनकी कलाई छोड़ दी और उनकी मसहरी से उठ खड़ा हुआ। अब्बू शहाब भाई कह रहे थे कि दादी अम्मा ने आंखें खोलकर उन्हें देखा है। ताया अब्बू ने अफसरदगी से कहा, नहीं बेटा, काश ऐसा हो जाता, ये सिर्फ तुम्हारा एहसास है। अम्मा तो पूरे 8 साल से नहीं जागी, 8 साल हो गए। नहीं ताया अब्बू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। बेटे ये किसी तरह मुमकिन नहीं, तुम्हें वहम हुआ है, हम दिन रात इनके साथ रहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऐसे किसी अमल का मतलब ये है कि अम्मा ठीक हो गई, डॉक्टर भी यही चाहते हैं। आप देख लीजिए ताया अब्बू, ये बहुत जल्द होश में आएंगी, मुमकिन है ये इनके होश में आने का पहला मरहला हो। खुदा करे बेटा, ताया साहब ने टालने वाले अंदाज में कहा। मैं तो पुरजोश बहुत था, लेकिन उन लोगों की सर्द मोहरी ने मुझे खामोश कर दिया। मैं बेवकूफ़ था और ना ही तोहम परस्त। मैंने पूरे होशो आवाज़ के आलम में दादी अम्मा को आंखें खोलते और मुस्कुराते हुए देखा था। सुल्ताना भाई खाना लगवाओ, भूख लग रही है, ताया जी ने कहा। मैं हमीदा से कहकर आई थी अब्बू खाना लग चुका होगा, सुल्ताना ने जवाब दिया। चलो आओ शहाब, ताया अब्बू ने कहा और फिर हीरा से मुखातिब होकर बोले, हीरा तुम यहाँ से फारिग होकर खाने के कमरे में आ जाओ। जी अब्बू, हीरा ने कहा। हम तीनों दादी अम्मा के कमरे से बाहर निकल आए। खाने का कमरा भी दूसरे कमरों से मुख्तलिफ नहीं था। कदीम तर्ज की डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ पड़ी थी। यहाँ हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन सब ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई चीज़ जदीद या नई नहीं थी। इस तरह ताया साहब की माली हैसियत का भी कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। एक उधेड़ उम्र मुलाजमा खाना लगा रही थी। हम कुर्सियों पर बैठे और खाना शुरू हो गया। खाना बहुत अच्छा था। ये खालस पाकिस्तानी तर्ज का खाना था। सालन बने हुए थे। मनामा में भी 2-3 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, लेकिन इतना उम्दा खाना नहीं होता था। मेरी मामा भी ऐसे खाने पकाना नहीं जानती थी, क्योंकि वो लंदन में पली बड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल उर्दू कॉर्नर पर पेश की जा रही है। आप सब दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खाने से फरागत हुई तो ताया साहब ने कहा, आओ मेरे कमरे में चलो। मैं खुद यही चाहता था। हम दोनों दूसरे कमरे में पहुंच गए। मैं ताया जी के सामने बैठ गया और बोला, ताया जी, मैं पापा के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, बराए करम मुझे उनके बारे में बताइए। कहने लगे, बेटे, इम्तियाज़ मेरा भाई है। हमारी बदनसीबी थी कि हम अलग अलग हो गए। बड़े भाई की मौत के बाद तो मेरी कमर टूट गई। तुम्हें मालूम होगा कि हीरा और सुल्ताना के अलावा मेरा कोई नहीं। कोई होता तो ये तन्हाई ना होती। इम्तियाज़ यानी तुम्हारे वालिद ने हमेशा मुझसे रब्ता किया। पाकिस्तान आता था पहले मेरे पास, और जब तक पाकिस्तान में रहता मुझसे रब्ता रखता। इस बार भी कोई ख़ास बात नहीं थी। मामूल के मुताबिक आया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 3-4 बार मेरे पास आया, कुछ सामान ख़रीदा यहाँ से, जो उसने हमेशा की तरह यहाँ महफूज कर दिया। वापस बहरीन जाते हुए वो ये सामान यहीं पैक कर लेता था। कोई 1.5 या पौने 2 महीने पहले वो आया था तो उसने बताया कि इस बार गैर मुतवक्को देर हो गई और अभी वापसी में कुछ दिन लग जाएंगे। बस वो इसके बाद वापस नहीं आया, ना ही कहीं से फ़ोन किया। मैंने कुछ जगहों से उसके बारे में मालूमात की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मैंने पूछा, ताया जी आपने कहाँ से मालूमात ली? बस कुछ ऐसे लोगों से जिनसे वो मिलता जुलता था। ये कारोबारी लोग थे। कुछ मालूम नहीं हो सका? कुछ भी नहीं बेटा, तुमने देख लिया, मेरे पास कोई ख़ास मालूमात नहीं। बस हीरा और सुल्ताना के साथ ज़िंदगी धकेल रहा हूँ। कोई और ऐसा ज़रिया ताया जी जहाँ से मैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकूँ? मेरे इल्म में नहीं बेटा। वो जब यहाँ आते थे तो किन लोगों से मिलते थे और यहाँ क्या करते थे? मैंने पूछा। जायदाद वगैरह की आमदनी की देखभाल वकील ज़ाहिर हुसैन करते हैं। इम्तियाज़ के हिस्से की रकम भी उन्हीं के पास होती थी। अच्छा, आपको ज़ाहिर हुसैन का पता तो मालूम होगा? नहीं, जब जायदाद का बंटवारा हुआ था तब ही मैं उनसे मिला था। मेरे हिस्से में ये घर आया, बल्कि मैंने खुद ही मांग लिया था। बस उसके बाद से उनसे मिलने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। ये बात पुरानी है। हो सकता है जहां आरा बेगम को इस बारे में मालूम हो। जहां आरा बेगम मेरी फूफी थी, ये बात मुझे मालूम थी। मैंने कहा, फूफी जान आजकल कहाँ हैं? नहीं मालूम। मैंने गहरी सांस ली। शुरू ही से जहां आरा बेगम से इम्तियाज़ के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, यानी मेरी फूफी के मेरे वालिद से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ताया जी बताने लगे, असल में फूफी को लगाई बुझाई की बड़ी आदत थी। अब्बा जी की मुंह चढ़ी थी। ताया जी बता रहे थे, हम दोनों भाई हम उनसे खुश नहीं थे। बंटवारे के वक्त भी उन्होंने खूब बेईमानी की। उनके शौहर उस वक्त अदालत के पेशकार थे। उन्होंने ताल्लुकात से खूब फ़ायदा उठाया। मैंने पूछा, आप भी उनसे नहीं मिलते? ताया जी कहने लगे कि अब कोई किसी से नहीं मिलता। मैंने पूछा, क्या फूफी जान लाहौर में रहती हैं? नहीं, शेखुपुरा में हैं। उनके मियाँ की वहाँ पर ज़मीनें हैं। उनका पता भी नहीं मालूम? मैंने पूछा। मिलना जुलना ही नहीं है बेटा, तो फिर पता कहाँ से मालूम हो?
बड़े ताया अब्बू के घर का भी कोई पता नहीं मालूम? मैंने पूछा। काफी अरसा वो लोग सफदराबाद में रहे। बड़े भाई का इंतकाल भी सफदराबाद में हुआ। आखिरी बार बड़े भाई के चेहलम में ही सब जमा थे। उसके बाद कोई किसी से नहीं मिला। कहीं से सुना था कि भाभी लाहौर आई हैं। कहाँ रहती हैं हमें नहीं मालूम। ताया जी बता रहे थे। मैंने एक ठंडी सांस ली। ऐसा खानदान मैंने कहीं नहीं देखा था। इतने करीबी रिश्ते, लेकिन एक दूसरों की सूरतों से भी नावाकिफ। आखिर मैंने कहा, मुझे बताइए ताया अब्बू, मैं पापा की तलाश के लिए क्या करूं? मेरा ख्याल था कि तुम लोग इम्तियाज़ की यहाँ की मसरूफियत के बारे में वाकिफ़ हो। मैंने ये सोचा भी नहीं। हो सकता है फौरी मसरूफियत की वजह से इम्तियाज़ बहरीन चला गया हो। यहाँ की सूरत हाल तो तुमने देख ली, मगर तज्जुब है कि इम्तियाज़ ने अपने बेटों को भी एतमाद में नहीं लिया, जबकि कुदरत ने इस पूरे ख़ानदान में सिर्फ उसे ही औलादे नरीना यानी बेटों से नवाजा है। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब? वो कहने लगे, ये भी नहीं मालूम तुम्हें? हैरत है। बड़े भाई वलायत अहमद खान की सिर्फ एक बेटी है। जहां आरा बेगम बे औलाद हैं। कुदरत ने मुझे भी बेटे नहीं दिए। ये है तुम्हारा दो दयाल। अच्छा एक बात बताओ। जी मैंने कहा, इम्तियाज़ अहमद खान कभी तुम लोगों से अपने ख़ानदान की बात नहीं करता था? उन्हें पंजाब से इश्क है, यहाँ के एक गोशे की बात करते थे, लेकिन हमने जब भी कभी अपने ख़ानदान वालों की बात की, वो गमज़दा होकर खामोश हो जाते। असल में अब्बा जान ने अम्मा पर बड़े मुजालम किए थे और हम लोग ज़्यादातर अब्बा जान से अटैच रहे हैं, इसलिए इम्तियाज़ के दिल में सब के लिए रंजिश थी। ताया जान ने बताया। तो मैं सच बताऊं, उसे मुझसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ बस अम्मा से मिलने आता था, ताया अब्बू ने कहा। इसके बाद मेरे कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे दिल पर एक बोझ आ पड़ा। मैं उनसे इजाज़त लेकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में आकर मैं थका थका सा बिस्तर पर लेट गया। सारे मसले उलझ गए थे। मैं तो ये सोचकर आया था कि सारा ख़ानदान पापा की तलाश में मेरी मदद करेगा। ताया अब्बू का घर मेरा घर है, क्योंकि वहाँ मेरी दादी अम्मा है। लेकिन ये हालात सुनकर एहसास हो रहा था कि ये जगह तो मेरे लिए अजनबी है। यहाँ से बस मेरा वाजिबी सा तल्लक है। अब मुझे ये एहसास हो रहा था कि पापा की अपने ख़ानदान से बेतल्लुकी भी गैर मामूली थी। लोग ख़ानदानों से बरगुश्ता हो जाते हैं, झगड़े भी चलते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि सब एक दूसरे से अलग हो जाएं। पापा जब पंजाब की कहानियां सुनाने बैठते तो उनके लहजे से शहद टपकता था, लेकिन ख़ानदान के तज़किरे से वो ऐसे जान छुड़ाते जैसे ये मौजू उनके लिए सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत हो। उन्होंने सिर्फ दादी अम्मा का जिक्र दिलचस्पी से किया, बाकी मामलात पर उन्होंने कभी बात नहीं की। हम तीनों बहन भाइयों ने कई बार जिद की, कहा था कि चलिए ख़ानदान से मिलिए, हमें पाकिस्तान तो दिखा दीजिए। क्या पूरे पाकिस्तान में हमारे दुश्मन दंदनाते फिर रहे हैं? तो वो सख्त गुस्सा हो जाते। एक बार फिर वो सरफराज भाई पर बुरी तरह बिगड़ गए। उन्होंने कहा, तुम जवान हो चुके हो, मैं तुम्हें कहाँ रोक सकता हूँ? जाना चाहो तो जा सकते हो, और तुम्हारे साथ जिसका दिल चाहे चला जाए। हम सब कान दबाकर खामोश हो गए। इस गुस्से का अब कुछ अंदाज़ा हो रहा था। अब क्या करूं? किसी फैसले पर तो पहुंचना था। क्या इस घर से किसी होटल में मुंतकिल हो जाऊं? नहीं। एक आवाज़ आई और मैं उछल पड़ा। मैंने बेख्तियार कमरे में चार तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन पता नहीं चला कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। बिल्कुल अजनबी आवाज़ थी। मैं एक बार फिर हैरान हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आई थी, जबकि मैंने पूरे होशो हवास के आलम में ये आवाज़ सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में दाखिल होकर मेरी सोच को कोई पढ़ रहा है। और जैसे ही मैंने दिल में सोचा कि क्या इस घर से किसी होटल में मुंतकिल हो जाऊं, तो मुझसे पूरे एतमाद के साथ नहीं कहा गया। लेकिन ये नहीं कहने वाला कौन है? इस बार मैं सचमुच खौफजदा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सारा अमल बेहद पुरस्रार है। असल में जितनी भी उम्र थी, इसमें कुछ तजर्बात हुए थे, लेकिन इस तरह के पुरस्रार वाक़यात का आज तक कोई तजर्बा नहीं था। इस घर की कैफियत देखकर दिल में ये एहसास उभरा था कि इस घर के मकीन बहुत मनहूस फितरत रखते हैं। वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि ज़िंदगी उन्हें गुजार रही है। फिर इस तरह के कई पे दर पे वाक़यात हुए और मैं यहाँ अपनी आमद के पहले ही दिन इन अजीबो गरीब वाक़यात का शिकार हो गया। अब इस नहीं की आवाज़ ने मुझे फिर मुतजस्सिस कर दिया और मैं कमरे से निकल आया। मैं इस आवाज़ का मरकज़ जानना चाहता था। घर की दो राहदारियों से गुजरा था कि एक कमरे से मुझे सुल्ताना और हीरा की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और मैं उस कमरे के दरवाजे पर रुक गया। कुछ लम्हे के लिए मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन पहले तो ये एक गैर इखलाकी फेल था। दूसरा ये कि उनकी बातें सुनने का मुझे शौक़ नहीं था। लिहाजा मैंने फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आने वाली आवाज़ें भी खामोश हो गई। फिर हीरा की सहमी सहमी सी आवाज़ उभरी, कौन? मैं हूँ शहाब, अंदर आना चाहता हूँ। कदमों की चाप सुनाई दी और उसके बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा बंद नहीं था। शहाब भाई आइए, अंदर आइए, हीरा ने कहा। तो मैं अंदर दाखिल हो गया।
सुल्ताना एक मसहरी पर बैठी थी। इस कमरे की कैफियत भी दूसरे कमरों से मुख्तलिफ नहीं थी। खुरदरी दीवारें, नंगा फर्श, वैसे ही रोशनदान जगह जगह बने थे जैसे मेरे कमरे में थे। 2 मसहरियाँ, कुछ आरामदेह कुर्सियाँ। आइए शाहब भाई बैठिए। हम सोच रहे थे कि शायद आप खाने के लिए आराम करने के आदी हों, वरना हमारा दिल चाह रहा था कि हम आपसे बातें करें। फिर ये कहने लगी कि शायद आप खाने के बाद आराम करते हैं। मैं एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर मैं आपसे वही सवाल करूंगी कि आपको हमारा घर कैसा लगा, और इसी मौजू पर बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने आपसे पूछा था ना सुल्ताना कि इस घर की कैफियत कुछ अजीब सी है, तो आपने कहा था कि बाद में बताऊंगी। कोई बात हो गई शाहब भाई, क्या हुआ? हीरा ने कहा। हाँ हीरा, हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो। असल में बात तो ये, आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने वालिद साहब पापा की तलाश में यहाँ पाकिस्तान आया हूँ। मेरा दिमाग वैसे ही उलझा हुआ है, क्योंकि ताया अब्बू से बात करने के बावजूद मुझे पापा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और अब इस सिलसिले में मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जहाँ तक घर का मामला है तो आप यकीन करें मुझे यहाँ बड़े अजीब से वाक़यात रूनुमा हुए। हीरा और सुल्ताना अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर सुल्ताना ने कहा, कैसे तजुर्बात? सबसे पहले मैंने अपने कमरे में एक चमगादड़ देखी। अजीब सा चेहरा था, इंसानी। मैंने चमगादड़ें देखी हैं, लेकिन इस चमगादड़ का चेहरा इंसानी चेहरा मालूम होता था। फिर और इस जैसी चंद हैरान कुन बातें, जैसी दादी अम्मा का आंखें खोलना और मुस्कुराना, जबकि आप लोग इसे तस्लीम नहीं करते। मजीद एक हंसी की आवाज़ जो मेरे कमरे में कई जगह से आई, और जब मैंने निगाहें उठाकर देखा तो एक रोशनदान के पास एक सफ़ेद छिपकली नजर आई, जो फुर्ती से एग्जॉस्ट फैन के नीचे गायब हो गई। इस तरह की बातें, इन सब का क्या मकसद है? क्या आप मेरी कुछ तसल्ली कर सकती हैं? ये कहकर मैं बारी बारी हीरा और सुल्ताना की सूरतें देखने लगा। दोनों के चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो एक दीवार को घूर रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। मैं सोच रहा था कि शायद वो इस बारे में मुझे कुछ बताएंगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनके जिस्मों पर हल्की सी लर्जिश है। वो कपकपा रही हैं। कुछ ही लम्हों के बाद दरवाजे पर आठ सी हुई। मैंने पलट कर देखा। वही उधेड़ उम्र की औरत कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जिसे मैंने खाना लगाते हुए देखा था। वो सुल्ताना बीबी, शाम के खाने का क्या होगा? आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं। उधेड़ औरत ने मुझे देखा और एकदम खामोश हो गई। सुल्ताना और हीरा जैसे चौंक पड़ी। हीरा कहने लगी, आप बताएं साहब भाई, आप शौक से क्या खाते हैं? मेरे सवाल का जवाब देने के बाद उन दोनों की कैफियत और उसके बाद ये सवाल मुझे बहुत अजीब लगा। ताहम मुलाजमा के सामने इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी था। मैंने कहा, भाई मैं आपका मेहमान हूँ, और सच बताऊँ खाने पीने के सिलसिले में मैंने कभी गौर नहीं किया और ना कभी फरमाइश की। आप लोग जो खाते हैं वही तैयार करा लीजिए, मैं भी शौक से खा लूँगा। ठीक है हमीदा, आप जो मुनासिब समझें पका लें। अब हम क्या बताएं, बस इतना समझ लें घर में एक मेहमान मौजूद है। सुल्ताना ने कहा, लेकिन मैं एक बार फिर हैरत से उछल पड़ा। सुल्ताना ने उस औरत का नाम हमीदा लिया था, जबकि वो औरत जो मेरे कमरे में मुझसे चाय वगैरह पूछने के लिए आई थी, ये नहीं थी। वो एक 30-32 साल नौजवान औरत थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका अंदाज मुझे बहुत अजीब लगा था। जब वो दरवाजे के पास रुकी थी और उसने अजीब सी नज़रों से मुझे मुस्कुरा कर देखा था। अब ये लोग इस औरत को हमीदा कहकर पुकार रहे थे। मुलाजमा तो गर्दन हिलाकर चली गई, लेकिन मैंने तजस्सुस से मजबूर होकर यह सवाल कर डाला, क्या आपके घर में हमीदा नाम की 2 मुलाजमाएं हैं? नहीं तो एक ही हमीदा है, वो कहने लगी। कोई और मुलाजमा भी है घर में? नहीं साहब भाई, और तो कोई नहीं है, यही हमीदा खाला हैं। हम इन्हें कभी हमीदा खाला कह देते हैं और कभी सिर्फ हमीद। बस इसके अलावा हमारे घर में कोई नौकर नहीं। अलबत्ता हफ्ते में 1-2 बार माली बाबा आ जाते हैं, जो सामने वाली क्यारियों पर थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं, और बस। मेरे बदन में एक बार फिर सनसनी दौड़ गई। अगर ये हमीदा है तो वो औरत कौन थी जो मेरे कमरे में आई थी? उसने भी अपना नाम हमीदा बताया था और चाय वगैरह के लिए पूछा था। मेरे सवाल पर उन दोनों लड़कियों की कैफियत अजीब हो गई। इससे जाहिर होता था कि ये खुद भी खौफजदा थीं। अगर मैं उनसे ये सवाल करूं तो बड़ा अजीब होगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरे सवाल के जवाब में आप लोगों की कैफियत कुछ अजीब सी क्यों हो गई? वो कहने लगी, आप बराह करम हमसे ऐसा कोई सवाल ना कीजिए। अच्छा ये बताइए कि जहां आप रहते हैं वो कैसी जगह है? बहुत अच्छी, हर लिहाज से रहने के काबिल। बहरीन का एक अपना मौसम और माहौल है, लेकिन मुझे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि इस घर के बारे में मैंने आपसे जो सवालात किए हैं आप उनसे खौफजदा हैं, और इन सवालात का मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहती। शहाब भाई, एक दरख्वास्त है कि आप हमसे कोई ऐसा सवाल ना करें, सुल्ताना ने मुझसे कहा। मैंने कहा, सुल्ताना आपने मुझसे कहा था कि बाद में मैं आपको इस बारे में बताऊंगी।
वो कहने लगी, बाखुदा मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात की थी। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना दूं, मुझे किसी होटल में चले जाना चाहिए। दोनों ने अचानक चौंक कर कहा, क्यों? उनके चेहरे पर दुख था। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मैंने कहा, आप लोग मेरा यकीन करें, मेरे साथ ऐसे वाकयात कभी नहीं हुए। यहाँ आने के बाद कुछ अजीब सी बातें हुई। अगर मैं आपको इन चंद घंटों में गुजरने वाले वाकयात के बारे में बताऊं तो आप समझेंगे कि मैं अफसाना बना रहा हूं, लेकिन मेरा कहा हुआ हर लफ्ज़ सच है। अभी चंद लम्हे पहले की बात लीजिए। आपने जिस उम्र रसीदा खातून को हमीदा कहकर पुकारा है, मैंने उन्हें पहली बार देखा है, जबकि मेरे आने के कुछ देर के बाद एक जवान सी औरत मेरे कमरे में आई और उसने मुझसे चाय वगैरह के बारे में पूछा था। मैंने उससे ये सवाल किया कि क्या वो हमीदा है, तो उसने अपने आप को हमीदा ही कहा था। और अब मैं हमीदा नाम की एक दूसरी खातून को देख रहा हूँ, तो फिर वो कौन थी, जबकि आप लोग कहती हैं कि यहाँ हमीदा नाम की एक ही मुलाजमा है। हीरा ने सवालिया नज़रों से सुल्ताना को देखा तो सुल्ताना बोली, हम लोग यहाँ इंतहाई तवील अरसे से रह रहे हैं, बल्कि यूँ समझ ली कि हमने होश ही संभाला इस घर में है। यहीं हमारी वालदा का इंतकाल हुआ, हम उस वक़्त ज़्यादा बड़े नहीं थे, तब से यहाँ रह रहे हैं। बेशक ये घर जैसा भी है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा आज तक। शाह भाई, हमें यकीन है कि आपको भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। आप प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। आपके आने से पहली बार तो हमें खुशी मिली है, वरना यहाँ तो कोई किसी से मिलता ही नहीं। मैंने पूछा, आप लोग पढ़ती लिखती नहीं हैं? हाँ पढ़ते हैं, हम लोग 4th ईयर में हैं। हमारा कॉलेज यहाँ से थोड़े फासले पर है, बस समझ लीजिए पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल की छुट्टियाँ हैं, इसलिए हम आपको घर में नज़र आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, घर का पिछला हिस्सा इस कदर बेरौनक क्यों है? वो बुरी तरह पत्तों से अटा है, आप लोग इसकी सफाई नहीं करवाते? जबकि मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत कीमती जगह है। आपको शायद इल्म नहीं कि बड़ी ताई ने इस घर के सिलसिले में मुकदमा कर रखा है और हम यहाँ कोई तामीर नहीं कर सकते, ना ही इसमें तब्दीली कर सकते हैं, हीरा ने मुझे बताया। मेरा जहन एकदम खुल सा गया। मैंने कहा, आप मेरी सगी तायाजाद हैं, मेरा एक मुकाम बनता है आप लोगों के दरमियान। देखें, बात यह है कि मेरे पापा गायब हो गए हैं और हमें उनका कोई इल्म नहीं। हम सब घर वाले परेशान हैं, जबकि पापा कहते हैं कि यहाँ उनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं। हमारी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि उनकी दुश्मनियाँ किससे हैं। यहाँ मुझे ख़ानदान वालों के बारे में कोई तफसील नहीं मालूम हो सकी, और वहाँ पापा ने भी अपने ख़ानदान वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। आप ये बताइए कि इस घर पर बड़ी ताई साहिबा ने मुकदमा कर रखा है, तो मुकदमे के सिलसिले में आप लोगों को उसकी पैरवी तो करना होती होगी। मेरा मतलब है ताया जान को, और वो ये कहते हैं कि उन्हें ये तक नहीं मालूम कि बड़ी ताई कहाँ रहती हैं। हाँ, इस सिलसिले में ताई साहिबा का वकील ही कार्रवाई करता है, उन्होंने बताया। चलिए ठीक है, खुद ताई साहिबा कभी मंजरे आम पर नहीं आई, लेकिन उस वकील से ताया जान मुमताज़ अहमद खान साहब को तो कुछ मालूम हुआ होगा ना। अब्बू भी कभी अदालत नहीं जाते, हमारा एक वकील है जो इसकी केस की पैरवी करता है, सुल्ताना ने बताया। वेरी गुड, चलिए इतनी मालूमात तो हासिल हुई। अच्छा एक बात बताएं, कभी आप फूफी जहां आरा बेगम या ताई साहिबा से मिली हैं? हाँ, बड़े ताया साहिबा के इंतकाल पर मुलाकात हुई थी, लेकिन सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं, किसी से किसी की कोई बात नहीं हुई, सुल्ताना ने बताया। उसी वक्त हमीदा अंदर आई और बोली, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। सुल्ताना बीबी और हीरा बीबी दोनों जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो मेरी इस बहस से तंग आ गई हैं। उन्होंने मुझे साथ आने के लिए नहीं कहा, हल्की सी माजरत की और वो मुझे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई और मैं सोचता रह गया। बहरहाल एक सुराग मिला था, और वो ये कि इस घर पर बड़ी ताई साहिबा की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था और वकील इसमें मुलविस हैं, और कुछ नहीं। इनमें से किसी वकील से ज़ाहिर हुसैन का तो पता चल सकेगा, ज़ाहिर हुसैन जो मेरे पापा के वकील थे। दोस्तों, ये कहानी जारी है। ये कहानी बहुत ही शानदार और बहुत ही हैरत अंगेज़ है। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसका नेक्स्ट हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।